हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समास पढ़ा था और आज के इस अंक में हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। वर्ण विचार क्या होते हैं। किसी भी अगर भाषा को अब आप लोग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके वर्णों को सीखना पड़ता है। तो वर्ण विचार में हम लोग स्वर और व्यंजन और उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होती हैं और एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सबको आज की वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वर्ण विचार क्या होते हैं। वर्ण विचार, अब वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है हिंदी में सभी लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनको आज की इस वीडियो के बाद पता चल जाता है। तो वर्ण को अगर हम भेद करते हैं तो वर्ण के दो भेद हो जाते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ण का क्या हो जाएगा? वर्ण से बन जाएगा स्वर और व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है? स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये क्या होते हैं? स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, 11 स्वर है। इनको काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और जो अंग और आहा होते हैं उसको मोस्टली स्वरों में लिखा तो जाता है पर वो स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो होते हैं अयोग व व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से स्वर क्या होते हैं। अब स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो कि हमारे मुख से कैसे निकलते हैं, बिना किसी रुकावट से हम आसानी से बोल सकते हैं, और वो स्वतंत्र रूप से बोले गए वर्ण ही स्वर कहलाते हैं, और इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें क्या होता है, स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है, उसका सहारा लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम किसी व्यंजन को बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि आपने बोला क, तो क इसके अंदर क्या छुपा है? अ। ये अ हमेशा ही हर व्यंजन के साथ क्या छुपा रहता है? अ छुपा रहता है, जो कि हमें दिखता नहीं है, पर ये व्यंजन के साथ अ होता ही है। ठीक है, अब एक चीज़ और जानने वाली बात है। जैसे स्वर हैं, तो ये स्वर हैं और इन स्वरों में क्या होती है, इनके प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। ठीक है, मात्राएं कहते हैं। लेकिन इन स्वरों में एक स्वर ऐसा है जिसका अपना कोई मात्रा नहीं होता। वो क्या है? अ। ये अ है, इसका अपना कोई मात्रा नहीं होता है। ये हर एक व्यंजन में होता है। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग, घ, इन सब में क्या है? अ है, पर इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, और इन सब की क्या होती है? मात्राएं होती हैं। अब हम मात्राओं को भी देख लेते हैं, इनकी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। मात्राओं के बारे में विशेष जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वर्ण विचार का मेरे दिमाग में विचार इसलिए आया कि किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखा था कि मैम वर्ण विचार के बारे में आप एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो क्या होता है स्वर, हम लोग बहुत विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। शायद आज की इस वीडियो में ये कवर ना हो पाए, लेकिन अगर हम हिंदी भाषा को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ण विचार को अच्छी प्रकार से आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसकी मात्राएं मोस्टली सभी लोगों को आती होंगी। जिनको नहीं आती हैं वो देख लीजिए, और जिनको आती हैं वो भी एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क, ये अ है तो इसकी कोई मात्रा नहीं है, यहाँ से मात्राएं प्रारंभ होती हैं। मात्राएं प्रारंभ हो रही हैं। अब हम किसी
पर्टिकुलर अक्षर के ऊपर भी मात्राएं लिख सकते हैं और सीधे सीधे डायरेक्टली भी मात्राएं लिख सकते हैं। हम सीधे डायरेक्टली मात्राएं लिखते हैं। तो ये है आ की मात्रा, जो एक डंडा है ये क्या है, आ की मात्रा। अब जैसे किसी अक्षर पे हमने लगा दी, जैसे ये क है, ये पे क्या हो गया, ये का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से और मात्रा लिखेंगे। अब ये छोटी ई की मात्रा, लोगों के उच्चारण में भी एक दिक्कत आती है, कई लोगों को स्वरों का उच्चारण ही ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कैसे पढ़ते हैं, छोटा अ बड़ा अ छोटी ई बड़ी ई। अब ये बताइए छोटा अ बड़ा अ क्या है, ये क्या हुआ, ये अ है, ये तो बड़ा अ हो ही नहीं सकता है, ये खुद आ है, ठीक है। इसकी मात्रा नहीं है, इसकी मात्रा है। तो पढ़ने का सीधा तरीका ये सही रहता है, अ आ छोटी ई बड़ी ई। अब पर ये भी सही नहीं है, इसमें ये है अ आ छोटी ए। अब छोटी है तो हम इसका उच्चारण छोटा करेंगे, छोटी ए, और बड़ी ई है तो बड़ी ई, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ, और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ। इसी प्रकार से आगे के जो वर्ण हैं इनका उच्चारण होता है। अब मात्राएं हमने लिख ली, छोटी ए और ये हो गया बड़ी ए। उसके बाद नेक्स्ट है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा। फिर उसके बाद री की मात्रा, री की मात्रा इस प्रकार से होती है, किसी वर्ड पे लगाते हैं, ठीक है। और ए की मात्रा, ए इस प्रकार से लगेगा। और उसके बाद ए। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोगों को लगता है इसमें मात्रा नहीं लगी है और इसमें एक मात्रा सिंगल मात्रा लगी है। ए में सिंगल मात्रा होती है और ए में यही मात्रा क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। फिर औ, ये भी डबल मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले इन मात्राओं को स्वरों के प्रतीक चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए और स्वर के बारे में पता होना चाहिए और व्यंजनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आगे के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर पाएंगे। मोस्टली एग्जाम्स में आपने देखा होगा वर्ण विच्छेद आता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड करता है और कई समय ऐसा होता है लोग इन क्वेश्चनों को गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है स्वर आप लोगों की समझ में आई होप आ गया होगा, ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के बारे में मैंने बोला था कि इनको जो है बोलने के लिए हमें स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, स्वरों के सहायता से ही हम व्यंजनों को बोल पाते हैं। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है और ये इनको बोलने में बोलते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है। जैसे कि अब हम क वर्ग के व्यंजनों को बोलते हैं तो कौन सी, आप सोचिए, बोल के देखिए कि क वर्ग के व्यंजनों को बोलते वक्त मुख के कौन से हिस्से से जो हवा है टकरा रही है। तो क ख ग घ इंग, तो अब बोल के देखेंगे तो कहाँ से ये लग रहा है, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, हमारे कंठ से हवा जो है निकल रही है। क ख, देखिए मुंह का पूरा भाग जो है खुला रह जा रहा है और क बोलेंगे तो फिर क्या होगा, मुख के जो अंदर का हिस्सा जो कंठ है, गला है, यहाँ से आवाज़ निकल रही है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कंठ व्यंजन। और एक चीज़ इसमें देख लीजिए, कंठ व्यंजन जो होते हैं क वर्ग के, कभी कभी एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम पूछ लिया जाता है, कभी कभी मैं बोल रही हूँ कि क ख में से दे दिया एक वर्ड, कोई भी वर्ण दे दिया और अदर वर्ड्स दे दिए प फ ब भ कोई भी, और आपको कंठ व्यंजन या निकालना है इसमें कौन सा है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को तभी आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे जब इसको बोल के उच्चारण करके देखेंगे। आप उच्चारण करेंगे तभी आपको ये बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा। जैसे कि किसी ने आपको बोल दिया या पढ़ा दिया, इस प्रकार से नहीं होने वाला है। एक एक वर्ण को आप उच्चारण कीजिए और फील कीजिए ये गले के किस भाग से आप बोल रहे हैं, ठीक है। अब व्यंजनों को देख लेते हैं, ठीक है। व्यंजन, अब इसका चार्ट बना लेते हैं एक, और इसको देख लीजिए। मुझे आशा है कि सभी लोगों को व्यंजन याद होंगे अच्छी तरीके से, और नहीं याद है तो सब लोग याद कर लीजिए। व्यंजनों को भी याद करना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनके अक्षरों को, ठीक है, सारी चीज़ों को। अब ये है क वर्ण। क वर्ण है, क वर्ण में कौन से अक्षर होते हैं? जो क से प्रारंभ होते हैं। तो क्या हो गया? क, ख, ग, घ और इंग। इसके उच्चारण में बहुत समय क्या होता है? कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। हिंदी निर्देशालय इसको कैसे बोलने के लिए कहता है? उच्चारण के अगर हमें लिखे तो इस अंगा का उच्चारण कैसे होगा? अंग लिखा और उसके पीछे आहा की बिंदी भी, विसर्ग की बिंदी लगा दी, तो हमने इसका उच्चारण कैसे किया? अंगः। तो ये क्या है? अंगः। ज़्यादातर लोग इसको क्या पढ़ते हैं? अड़ा, जो गलत है। अड़ा कैसा होता है? ऐसा ही ढ लिखते हैं, ड लिखते हैं और ड के नीचे नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो ये बनता है अड़ा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जिनको भी कंफ्यूजन है वो देख लीजिए अच्छी तरीके से और इसे नोट कर लीजिए, ताकि आप फिर से ना भूलें और उच्चारण करते वक्त इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट है क वर्ग। क वर्ण के बाद च वर्ण, च वर्ग आ जाता है। च वर्ग आप लोग इस प्रकार से चार्ट बना लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो च वर्ग है, तो च वर्ग में च के सारे अक्षर आ जाएंगे। च, छ, ज, झ और निया, ठीक है। इसके उच्चारण को भी देख लीजिएगा, निया। इसका बहुत ही कम जगह पे प्रयोग होता है इस अक्षर का, ठीक है। इसके बारे में भी हम पंचम अक्षर के बारे में भी जानेंगे कि पंचम अक्षर हमारे मुख के कौन से भाग से उच्चारित होता है, हवा कहाँ से टकराती है, ठीक है। नेक्स्ट है च के बाद ज। क, ख, ग, घ, इंगा हो गया। च, छ, ज, झ, निया हो गया। अब हो गया ट वर्ग। ट वर्ग में क्या आ गया अक्षर? ट के बाद ट, ठ, ड, ढ और इसे बोलेंगे हम अड़ा। अब है त वर्ग, ठीक है। त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आ गए? त, थ, द, ध और न। अब है प वर्ग। प वर्ग के अक्षर देख लीजिए। प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये हमने लिख लिया। ये प वर्ग होता है, ये हमारे ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। अब आप बोल के देखिए प वर्ग को, प, फ, ब, भ, तो क्या हो रहा है? मुख से हवा जो है होठों से टकरा के इन अक्षरों का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं। और त, ये क्या है? दंत्य व्यंजन हो गए। त, थ, द, ध, न। और ट हो गया मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा, मूर्धा से टकरा के हो रहा। ट, ठ, ड, ढ, अढ़ा। और च हो गया च, छ, ज, झ, निया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए और चार्ट बना के अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। स्वर और व्यंजनों के बारे में आप सभी लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं यो, र, ल और व। ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। मोस्टली एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कुछ व्यंजन दे दिए जाएंगे, उसमें से अंतःस्थ व्यंजन, ये जो 4 अंतःस्थ व्यंजन है, इनमें से एक आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा और आप लोगों को क्या करना होगा? इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अंतःस्थ व्यंजन याद होगा तभी आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से है ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन मतलब जो मुंह से क्या होता है, इनको बोलते हुए गर्म हवा निकलती है।
उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जो गर्मी पैदा करते हैं। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? तीनों प्रकार के श, तीनों प्रकार के श और ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इन श को क्या कहते हैं? तालव्य श, दंतः श, मूर्धन्य श और ह। इनका उच्चारण भी मोस्टली टाइम्स पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये कौन सा श है, ये कौन सा श है और ये कौन सा श है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। इसे कहते हैं दंतः श, ये मूर्धन्य श और ये क्या है? तालव्य श। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। अब वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और हमें पूरा वर्णमाला जो है अच्छे प्रकार से याद होना चाहिए। और जो व्यंजन मैंने बताए थे, अन्य व्यंजन कौन से होते हैं? ये ड से डमरू वाला ड और ढ से ढक्कन वाला ढ। इनका प्रयोग तो होता ही है किसी भी शब्द के प्रारंभ में, परंतु अगर इसके नीचे हम लोग बिंदी लगा दें इस प्रकार से, तो ये क्या होंगे? उच्चारण में अलग अर्थ देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? अड़ा पढ़ेंगे और इसको भी अड़ा पढ़ेंगे। जैसे मोस्टली टाइम क्या होता है, इन अक्षरों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं। इन अक्षरों का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? या तो किसी भी शब्द के एंड में अथवा शब्द के बीच में। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा हमने पेड़, देखिए एंड में आ रहा है, ठीक है। उस पे लिखिए पढ़ाई, तो पढ़ाई में कैसे लिखा? पढ़ाई। इस प्रकार से शब्द बनते हैं, ये सेंटर में पड़ गया। तो इससे कोई भी वर्ड जो है प्रारंभ नहीं होते हैं। पढ़ाई हो गया, कढ़ाई हो गया, इस प्रकार के और भी बहुत सारे व्यंजन शब्द बन सकते हैं इन व्यंजनों से। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग द्वितत्व व्यंजन के बारे में। द्वितत्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वितत्व व्यंजन ऐसे होते हैं जो कि एक अक्षर की किसी शब्द में पुनरावृत्ति हो। जैसे कि किसी शब्द की दो अक्षर मतलब प्रारंभ में कोई अलग वर्ण आ रहा है, उसके बाद लगातार दो वर्ण आ रहे हैं, और तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पहला वाला वर्ण होता है उससे प्रारंभ होने वाला सेकंड वाला वर्ण आधा अक्षर में जो परिवर्तित हो जाता है और लास्ट अक्षर जैसा था वैसा ही रह जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वितत्व व्यंजन। द्वितत्व व्यंजन, द्वितत्व व्यंजन। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे कि हो गया गन्ना। अब देखिए दो जो है, मतलब ये अक्षर की दो बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे भी न है, यहाँ पे भी न है, तो हम क्या कर रहे हैं? इस अक्षर को, ये जो पहला वाला जो अक्षर है आधा अक्षर में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण देख लीजिए। जैसे हो गया पक्का, कच्चा, मट्ठा। ये मट्ठा नहीं होगा, सॉरी, मट्ठा नहीं आ पाएगा क्योंकि इसमें ट और ठ का मेल हो रहा है। इसी प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि गत्ता। इस प्रकार के शब्दों को क्या बोलते हैं? द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन के बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत आवश्यक है। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं, वे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के जोड़ से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? दो वर्णों के योग से जो बनता है वर्ण, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन संयुक्त व्यंजन जैसे कि दो वर्णों के मेल से बन रहा है, लेकिन दो वर्णों को हम नहीं लिख के किसी पर्टिकुलर वन वर्ड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन मोस्टली टाइम हमसे ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन
कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इक्ष, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर क्या पूछता है, इच्छा किस किस वर्ण से मिलकर बना है। तो इच्छा इस प्रकार से, इच्छा से क्षत्रिय, तो ये किस किस से बना के मिलके बना है, क और श से मिलकर बना है। क और मूर्धन्य स से मिलकर क्या बना है, इच्छा बना है। इसी प्रकार से है त्र, त्र से त्रिशूल। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। अब त्र किससे मिलके बना है, त और र से मिलकर क्या बना है, त्र, ठीक है। और क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी वाला, तो ये किससे मिलकर बना है, ज्ञ और ज और निया से मिलकर बना है, ज और निया से मिलकर बना है ज्ञ। और एक अक्षर रह जाता है, कौन सा, श्र, श्र से श्रमिक वाला, देखिए नहीं बच्चे यहाँ लिखते हैं, श्र से श्रमिक, श्र। अब श्र किससे मिलकर बना है, श्र किससे मिलकर बना है, श्र बना है श से और र से। अभी आप लोगों को बताया था ये कौन सा वाला र है, ये कौन सा वाला श है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि आप लोगों को याद है या नहीं है। आप लोग इस श के बारे में लिखिए, इसे कौन सा श कहते हैं। मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के श बताए थे, ये कौन सा श है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब आगे वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग, और र का जो तीनों प्रकार के र होते हैं, किस प्रकार के, एक तो ये जैसे किसी अक्षर पे हमने ऐसा लिखा, ये है, ये र का प्रयोग है, ठीक है, क है, इसके नीचे लगा दिया। अब ये र है, इस पे ये मात्रा क्यों लगती है ऐसे घूमी हुई, और ये मात्रा क्यों लगती है, इसका क्या अर्थ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे जुड़े मुख्य कुछ और बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हिंदी पढ़ने के लिए, और जो छात्र हिंदी अभी प्रारंभ कर रहे हैं अच्छे से सीखना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे सुनने के लिए थैंक यू।